नमस्कार मित्रों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान सागर में। मित्रों, आज फिर एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर के हम हाजिर हुए हैं। मित्रों, आज की जो कहानी है, आज का जो प्रसंग है, यह बड़ा ही मोटिवेशनल है, बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। मित्रों, मैना ने बताया कि जिस औलाद में यह 3 दोष होते हैं, वह औलाद अपने माँ बाप को बहुत दुख देती है। मित्रों, कहानी में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। मित्रों, शुरू करते हैं आज की यह प्यारी सी कहानी, यह प्यारा सा वीडियो। मित्रों, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक तालाब के किनारे वृक्ष पर घोंसला बनाकर एक तोता और मैना का जोड़ा रहा करता था। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बड़ा प्रेम करते थे, एक दूसरे का बड़ा आदर सम्मान करते थे। वह दोनों अपने जीवन में बड़े सुखी थे। तोता और मैना को किसी भी बात की कोई चिंता नहीं थी। मित्रों, एक दिन की बात है, रात्रि का समय था। जंगल के सारे पशु पक्षी सो चुके थे। तभी मैना अपने पति तोता से कहती है कि पिया जी, मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, बहुत व्याकुल हो रहा है। तब तोता कहता है कि प्रिय, ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से तुम्हारा मन इतना व्याकुल हो रहा है? तुम्हें किस बात की चिंता है? मित्रों, मैना कहती है कि पिया जी, मैं यह तो नहीं जानती कि मुझे क्यों भारी सा लग रहा है, परंतु मेरे हृदय में अजीब सी बेचैनी हो रही है। तब तोता कहता है कि प्रिय, मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हारे मन को कुछ अच्छा लगेगा, तुम्हें शांति मिलेगी। मैना कहती है कि पिया जी, मैं बड़ी खुशनसीब हूँ जो मुझे आपके जैसा साथी मिला है, आपके जैसा पति परमेश्वर मिला है। आपकी कहानी सुने बिना मेरा दिन नहीं बनता है। आपकी कहानी सुन लेती हूँ तो मुझे बड़ी शांति मिलती है। आप अपनी कहानी प्रारंभ करिए, मैं पूरे दिल से और पूरे मन लगा करके आपकी कहानी सुनूंगी। मित्रों, अब तो तोता अपनी कहानी शुरू करता है और कहता है कि प्रिय, कुछ समय पहले की बात है। किसी नगरी में भानु सिंह नाम का राजा रहता था, जिसकी एक बहुत ही सुंदर कन्या थी। भानु सिंह की कन्या का नाम था छाया। उसे अपने ऊपर अपने रूप का बहुत बड़ा घमंड था। माता पिता की वह शुरू से ही लाडली रही थी, इसलिए पूरी स्वतंत्रता के साथ खेली कूदी और बड़ी हुई। उसे इस बात का भी अभिमान था कि वह एक राजकुमारी है। वह अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी, चलते फिरते लोगों का अपमान करती रहती थी। तोता कहता है कि प्रिय बेटा हो या बेटी, जरूरत से अधिक स्वतंत्रता उन्हें बिगाड़ देती है और उन्हें बिगाड़ने में सबसे बड़ा योगदान उनके माता पिता का ही रहता है। बच्चे यदि मनमानी करने लगें तो माँ बाप को उनकी तरफदारी नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी गलती पर उन्हें समझाना चाहिए। जरूरत पड़े तो डांट फटकार भी लगानी चाहिए। और बच्चे भी आपकी बात तभी मानेंगे जब आपने उन्हें बचपन से समझाया होगा, उनकी हर एक गतिविधि पर नजर रखी होगी, उन्हें आदर्श का पाठ पढ़ाया होगा, उन्हें संस्कारों से सींचा होगा। यदि माता पिता ने ऐसा नहीं किया है तो औलाद के तरुण होने पर आप उन्हें दंडित करके भी नहीं सुधार सकते। अब तो आपका समझाना भी उनको तीखे बाण की तरह चुभेगा, वह आपके वश से बाहर हो जाएंगे। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय राजा, भानु सिंह की कन्या के लिए जो भी रिश्ता आता तो वह अपने दुष्ट स्वभाव के चलते वह उसे लौटा देती थी। उसके लिए ना जाने कितने रिश्ते आए और उसने सबको अपमानित करके उनकी हंसी उड़ाते हुए वहां से वापस कर दिया। राजा भी बेटी की इन हरकतों से बहुत परेशान हो चुका था। एक दिन राजा ने बेटी इंदु के लिए अपने राज्य में एक स्वयंवर का आयोजन किया। कई जगह के राजकुमार, राजा महाराजा स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। सारे राजा महाराजा आकर अपने अपने आसन पर बैठ गए। उधर राजकुमारी इंदु हाथ में माला लेकर अपनी सहेलियों के साथ राजदरबार में पधारी। इंदु अपनी सुंदरता के घमंड में भरी हुई थी। सभी राजकुमारों को गौर से देखती हुई आगे को बढ़ने लगी। वह जिस भी राजकुमार के सामने पहुंचती थी, उसी की किसी न किसी बात पर खिल्ली उड़ाती और आगे बढ़ जाती।
सभा के बीच राजकुमारी की बातों से अपमानित होकर वह राजकुमार राजसभा से उठकर चले जाते। मित्रों, तोता आगे अपनी पत्नी मैना से कहता है कि प्रिय, इसी तरह राजकुमारी एक मोटे से राजकुमार के सामने पहुंची। वह उस मोटे राजकुमार की हंसी उड़ाती हुई अपनी सहेलियों से बोली, हे सहेली, देखो तो इन महाशय को, इनका शरीर कैसा लग रहा है, जैसे किसी ने आटे का बोरा रख दिया हो। उसके शरीर की बनावट पर वह काफी देर तक हंसती रही। वह राजकुमार राजकुमारी की बातों से लज्जित होकर दरबार से चला गया। इसी तरह राजकुमारी फिर अगले राजकुमार के पास पहुंच गई। वह राजकुमार देखने में कुछ लंबा था। राजकुमारी इंदु ने अपने कटु शब्दों से उसे भी खूब अपमानित किया। कहने लगी, देखो सहेली, ये तो कोई खंबा मालूम पड़ता है। इसे तो किसी चौराहे पर खड़ा करके इसके ऊपर मशाल जलानी चाहिए। राजकुमारी के अपशब्दों से पीड़ित होकर वह भी मुंह बनाता हुआ वहां से चला गया। मित्रों, कोई राजा ज्यादा उम्र का था तो राजकुमारी उसे बूढ़ा कहकर चिढ़ाती। कोई गोरा होता तो राजकुमारी उसे सफेद खरगोश कहकर बुलाती, उसका खूब मजाक उड़ाती। एक राजकुमार की तो काफी बड़ी दाढ़ी थी। उसे देखकर राजकुमारी ठहाके मारकर हंसती हुई बोली, सहेली, हमारे पिता ने तो स्वयंवर में लंबी दाढ़ी वाले बकरों को भी बुला लिया है। इससे तो मेरी जूती भी विवाह ना करे। मित्रों, राजकुमारी उसके रंग रूप और दाढ़ी की खूब खिल्ली उड़ाती रही, परंतु उस दाढ़ी वाले राजकुमार ने राजकुमारी के उपहास का तनिक भी बुरा नहीं माना, क्योंकि वह राजकुमारी को अपना दिल दे बैठा था। वह भी दरबार से उठकर चला गया। मित्रों, तोता यह कहानी अपनी पत्नी मैना को सुना रहा है और मैना बड़े ध्यान से और मन लगा करके सुन रही है। तोता आगे कहता है कि प्रिय, अब तो एक एक करके राजकुमारी ने सारे राजकुमारों को बेइज्जत करके ना पसंद कर दिया। यह बात इंदु के पिता भानु सिंह को बहुत बुरी लगी। राजा साहब सोचने लगे, इस लड़की ने तो हमारे दरबार में आए हुए हमारे सारे मेहमानों को बेइज्जत किया है। इस लड़की को इसकी दुष्टता का दंड अवश्य मिलेगा। गुस्से में राजा ने भरे दरबार में यह घोषणा कर दी कि भाइयों, मैं अपनी बेटी की ऐसी हरकत के लिए आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, पर आज मैं सबके सामने ये घोषणा करता हूँ कि इस कन्या का विवाह अब मैं किसी राजकुमार से न करके किसी भिखारी के साथ करूँगा, जो रोज भीख मांग कर ही अपना पेट पालता होगा। उसके साथ रहकर यह भी भीख मांग कर खाएगी, तो इसे अपनी करनी पर पछतावा जरूर होगा। राजा की ऐसी घोषणा सुनकर दरबार में बैठे सभी राजकुमारों ने राजा की बहुत प्रशंसा करी। सभी कहने लगे कि राजा साहब, ऐसी असभ्य असंस्कारी कन्या के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इतना कहकर वह सब राजकुमार राजा के दरबार से उठकर चले गए। अभी स्वयंवर सभा में कुछ मेहमान लोग उपस्थित थे। तभी वहां से एक भजन गाता हुआ भिखारी गुजरा। भिखारी की आवाज सुनकर राजा ने अपने नौकरों को भेजकर उस भिखारी को अपने दरबार में बुला लिया। उस भिखारी की बहुत ही दयनीय दशा थी। मैले कुचैले फटे पुराने वस्त्र पहने था, लंबी सी दाढ़ी थी। भिखारी राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपनी मधुर आवाज में कुछ गीत गुनगुनाने लगा। भिखारी का मधुर गीत सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। प्रसन्न होकर राजा ने भिखारी से कहा, हम तुम्हें इनाम के रूप में अपनी बेटी सौंप रहे हैं। आज से यह तुम्हारी पत्नी है। तुम इसे अपने साथ ले जाओ और जैसे भी रूखा सूखा बन पड़े स्वयं खाना और इसको भी खिलाना। मित्रों, अपने पिता भानु सिंह का ऐसा कठोर निर्णय सुनकर इंदु बहुत दुखी थी कि उसके पिता ने यह क्या कर डाला। पहले तो उसने भिखारी के साथ जाने से साफ इनकार किया, पर राजा का ऐसा ही आदेश था, इसलिए उसे विवश होकर भिखारी के साथ जाना पड़ा। राजा ने कहा, बेटी, तुमने किसी राजघराने में जाने का अधिकार पूरी तरह से खो दिया है। अब आज से ये भिखारी ही तुम्हारा पति है। इसी के साथ तुम्हें अपना जीवन बिताना पड़ेगा। अगर तुमने इसे धोखा दिया या इसका साथ छोड़ा तो तुम्हें मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है। मित्रों, राजा ने इंदु का विवाह उस भिखारी से कराने के बाद उसे अपने घर से विदा कर दिया। इंदु रोती चिल्लाती छाती पीटती हुई भिखारी के साथ चली गई। भिखारी उसे लेकर खुशी खुशी एक दूसरे शहर में पहुंच गया। दूसरे शहर में पहुंचकर राजकुमारी ने देखा कि एक बहुत बड़ा और सुंदर खेत है।
इंदु ने उस भिखारी से पूछा कि यह खेत किसका है, तो भिखारी ने जवाब दिया कि हे राजकुमारी, मैंने ऐसा सुना है कि यह खेत उसी दाढ़ी वाले राजकुमार का है जिसे तुमने अपने स्वयंवर में दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। पर आपका दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती से मैं भी आपको उसी दाढ़ी वाले की तरह लंबी दाढ़ी वाला मिला हूँ। अगर तुम उस दाढ़ी वाले से विवाह कर लेती तो आज इस खेत की तुम स्वयं मालकिन होती, पर अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। अब तो तुम्हें मुझ जैसे भिखारी के साथ ही जिंदगी भर रहना है। मित्रों, फिर कुछ दूर आगे चलने पर राजकुमारी इंदु को सुंदर फल फूलों से लदा हुआ एक बाग दिखाई दिया। इंदु ने कहा, थोड़ी देर इस बाग में ठहरकर विश्राम कर लेते हैं। यह बाग किसका है? बड़ा ही सुंदर है, भिखारी ने उत्तर दिया। राजकुमारी जी, यह बाग भी उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसका तुमने अपमान किया था, इसलिए अतिशीघ्र विश्राम करके यहाँ से निकल चलो, वरना वो दाढ़ी वाले राजकुमार को पता चल गया तो वह हमें अपमानित करके भगा देगा। सोचो, अगर तुम उससे विवाह कर लेती तो यह बाग भी तुम्हारा होता और मुझ भिखारी के साथ तुम्हें नहीं आना पड़ता, पर तुम्हारा घमंड ही तुम्हें यहाँ ले आया है। मित्रों, इस प्रकार वह बातें करते हुए आगे को बढ़ते चले गए। कुछ दूर आगे जाने पर वह एक बहुत सुंदर शहर में पहुँचे। ऐसा लग रहा था जैसे वह शहर किसी राजा की राजधानी हो। इंदु ने पूछा, यह शहर किस राजा का है? भिखारी ने उत्तर दिया, हे प्रिय, यह शहर मेरी नजर से तो एक राजा का है, पर आपकी नजर से तो यह शहर उसी दाढ़ी वाले बकरे का है जिसे तुमने भरी सभा में बेइज्जत किया था। सोचो, अगर तुमने उससे शादी कर ली होती तो तुम इस शहर की मालकिन होती, हजारों दास दासियां तुम्हारी सेवा करते, पर तुमने अपने रूप की घमंड में आकर अपनी किस्मत फोड़ दी और मुझ भिखारी के साथ विवाह करके तुमने अपनी जिंदगी को दुखों में धकेल दिया है। पर अब क्या हो सकता है, जो होना था सो हो गया। भिखारी की बात सुनकर राजकुमारी को बड़ा पश्चाताप होने लगा। कहने लगी, काश मैंने उसके साथ विवाह कर लिया होता। भिखारी ने इंदु के मुख से ऐसी बातें सुनकर नाराज होते हुए कहा, राजकुमारी खबरदार, जो अब तुमने दूसरे पुरुष के बारे में सोचा भी तो अब तो तुम केवल मेरी स्त्री हो और मैं ही तुम्हारा पति हूँ। अब महलों के सपने छोड़कर तुम्हें मेरे साथ मेरी झोपड़ी में रहना चाहिए। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, इतना कहकर भिखारी राजकुमारी इंदु को अपनी झोपड़ी के अंदर ले गया, जो शहर से कुछ दूर एक तालाब के किनारे बनी हुई थी। झोपड़ी देखकर इंदु को बड़ा क्रोध आया। कहने लगी, ये कितनी बेकार सी झोपड़ी है, मैं इसमें कैसे रह पाऊंगी? इसमें रहकर मेरा दम घुटेगा। मैं बहुत बड़े महलों की रहने वाली हूँ, इस छोटी सी झोपड़ी में मेरा गुजारा कैसे हो सकेगा? भिखारी बोला, राजकुमारी, अब आज से यही झोपड़ी तुम्हारा नया घर है और इसी में तुम्हें रहना पड़ेगा। इंदु ने पूछा कि यहाँ पर तुम्हारा कोई नौकर चाकर नहीं दिखाई दे रहा है? झोपड़ी की साफ सफाई कौन करेगा? भिखारी ने कहा, है राजकुमारी, यह तुम क्या कह रही हो? मैं कोई राजा नहीं हूँ, ना कोई राजा का बड़ा अधिकारी या कर्मचारी हूँ जो मेरे पास नौकर चाकर होंगे। मैं तो खुद एक भिखारी हूँ, मैं तो नौकरों से भी बहुत गया गुजरा हूँ। झोपड़ी का सारा काम अब तुम्हें और मुझे ही करना है। चलो, अब तुम पहले झोपड़ी की साफ सफाई करो, फिर मेरे लिए खाना बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। चलते चलते मैं थक चुका हूँ। मित्रों, इंदु भला खाना बनाना तो जानती ही नहीं थी, इसलिए भिखारी और राजकुमारी ने मिलकर उल्टा सीधा खाना बनाया और खाकर दोनों सो गए। दूसरे दिन भिखारी ने राजकुमारी को जगाया और घर का सारा काम करने को कहा। राजकुमारी पूरे दिन काम करती रही और भिखारी की डांट फटकार सुनती रही। 2-4 दिन इसी तरह बीत गए। घर में जो कुछ खाने को था वह भी खत्म हो गया। भिखारी बोला, प्रिय, अब खाने को तो कुछ बचा नहीं। जो कुछ मैं मांग कर रख गया था वह सब खत्म हो चुका है। आगे की जीविका चलाने के लिए हमें कुछ काम करना पड़ेगा। एक काम करो, मैं जंगल से कुछ लकड़ियां काट के लाता हूँ, तुम उनसे टोकरियां बुन लेना। टोकरियों को बाजार में बेचकर हम राशन खरीद लेंगे। अब तो भिखारी जंगल में गया और कुछ लकड़ियां काट लाया। इंदु ने उन लकड़ियों से टोकरी बुनना शुरू कर दिया। इससे पहले उसने कभी इस तरह का काम नहीं किया था।
टोकरियां बुनते बुनते उसके हाथ बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे। उसकी उंगलियों से रक्त बहने लगा। भिखारी ने कहा, इंदु, मुझे लगता है कि यह काम तुमसे नहीं होगा। मैं यह टोकरियां बाजार में बेचकर बाजार से सूत ले आऊंगा, तुम उससे कपड़े बुनती रहना। मित्रों, तोता आगे कहता है कि प्रिय, अब तो भिखारी ने इंदु को सूत लाकर दे दिया। राजकुमारी से कपड़े बुनने का काम भी नहीं हो पाया। भिखारी ने फिर कहा, अरे तुमसे तो यह काम भी नहीं हुआ, तुम तो बड़ी बेकार हो, तुमसे कोई काम ठीक से हो ही नहीं रहा है। सोचो, अगर तुम करोगी नहीं तो मैं तुम्हें क्या खिलाऊंगा, तुमसे शादी करके तो मैं बर्बाद हो गया। भिखारी की डांट फटकार सुनकर राजकुमारी रोने लगी। अब तो भिखारी को उस पर कुछ तरस आया। उसने कहा, देखो, परेशान मत हो, मैं तुम्हें बने बनाए मिट्टी के बर्तन लाकर देता हूँ, तुम उन्हें बाजार में बेच कर आना। राजकुमारी ने आश्चर्य से कहा, मैं बर्तन बाजार में बेचने जाऊंगी? अगर मुझे किसी ने बर्तन बेचते देखकर पहचान लिया तो वह मेरी बहुत हंसी उड़ाएंगे, मुझे बहुत शर्म आएगी। भिखारी बोला, काहे की शर्म, अब तुम रानी नहीं हो, तुम एक भिखारी की पत्नी हो। शर्म तो तुम्हें तब लगती जब तुम उस दाढ़ी वाले की पत्नी होती और वह तुमसे बाजार में बर्तन बिकवाता। अब अगर शर्म ही आती है तो फिर भूखी मरो। मित्रों, मजबूर होकर राजकुमारी बाजार में बर्तन बेचने चली गई। एक सड़क किनारे बर्तन रखकर बैठ जाती है और दिन भर बर्तन बेचती रहती है। धीरे धीरे उसके बर्तन खूब बिकने लगे। कुछ सज्जन लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो दयावश उससे कुछ ना कुछ बर्तन खरीद ले जाते थे। भिखारी उसे बर्तन लाकर देता रहता था। एक दिन की बात है, जब राजकुमारी इंदु सड़क पर बैठी बर्तन बेच रही थी, तभी वहां एक हट्टा कट्टा सिपाही आता है और उसने लात मारकर उसके सारे बर्तन इधर उधर फैला दिए और बोला, खबरदार, जो रास्ता घेर कर बर्तन लगाए तो उसके कुछ बर्तन टूट भी गए थे। राजकुमारी को बड़ा दुख हुआ। उसने सारी बात झोपड़ी में आकर भिखारी को बताई कि आज एक राजा के सिपाही ने उसके बर्तन लात मारकर फोड़ डाले। भिखारी ने कहा, तुम बिल्कुल पागल हो, अगर तुम बीच रास्ता घेर कर दुकान लगाओगी तो सिपाही तो बर्तन फोड़ेगा ही, तुम्हारी वजह से राहगीरों को वहां से निकलने में तकलीफ हो रही होगी। अब तुमसे यह भी काम ठीक से नहीं होगा। तुम्हें कोई काम बताओ तो तुमसे ठीक से होता ही नहीं है। अब मैं जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए कोई और काम तलाश कर आऊंगा। भिखारी गया और राजा के एक बड़े अधिकारी के यहाँ रसोइये का काम तलाश आया और इंदु से कहा कि मैंने तुम्हारे काम की व्यवस्था कर दी है। कल से तुम राज्य कर्मचारी की रसोई में जाया करोगी और वहाँ के रसोइये के साथ मिलकर खाना बनाना है। वहाँ से हमें खाने के लिए अच्छा अच्छा भोजन भी मिलता रहेगा। मित्रों, इस प्रकार वह घमंडी राजकुमारी रसोइये की मददगार बनके काम करने लगी। वह सुबह से शाम तक रसोइये के साथ मिलकर काम करती और रात को बचा हुआ खाना अपने घर ले आती। इस तरह दोनों की जिंदगी अब कुछ सुकून से कटने लगी। एक दिन की बात है, इंदु रसोई में काम कर रही थी। तभी उसने खिड़की से झांक कर देखा तो वहां राजा के महल में कुछ उत्सव होने वाला था। पूरा राजमहल सजाया हुआ था। बड़े बड़े मेहमान आ रहे थे। नौकर चाकर उनका स्वागत कर रहे थे। महल में बड़ी धूमधाम थी। राजकुमारी वह सब देखकर अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी कि काश मैं भी इतनी उद्दंड नहीं होती तो मुझे ये दिन देखने को नहीं मिलता। वह वहां खड़ी खड़ी सोच रही थी। तभी वहां दो दासियां आती हैं और कुछ खाने का सामान उसकी टोकरी में रखकर चली जाती हैं। राजकुमारी टोकरी को लेकर अपने घर को लौटने लगी। अभी वह दरवाजे से निकली ही थी, तभी सामने से एक राजसी पोशाक पहने एक पुरुष ने आकर उसे रोक लिया। देखने में वह वहां का राजा मालूम पड़ रहा था। राजकुमारी ने जब उसके चेहरे को देखा तो वह डर के मारे कांपने लगी, क्योंकि वह राजा वही दाढ़ी वाला था जिसको इंदु ने अपने यहाँ दाढ़ी वाला बकरा कहकर अपमानित किया था। राजा ने राजकुमारी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वह उसे उसका हाथ पकड़कर प्रांगण में लेकर पहुंचा, जहां तमाम मेहमान लोग बैठे हुए थे। वहां की भव्यता को देखकर घबराहट में राजकुमारी के हाथ पैर कांपने लगे। उसके हाथ से टोकरी छूटकर जमीन पर गिर पड़ी।
टोकरी में रखा हुआ खाना जमीन पर गिरकर इधर उधर बिखर गया। राजकुमारी बहुत उदास हो गई। दरबार में बैठे हुए मेहमान यह देखकर जोर जोर से हंस पड़े। अपने ऊपर सबको हंसता देखकर इंदु आत्मग्लानि से मरी जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। उसने राजा से अपना हाथ छुड़ाया और वहां से भाग जाना चाहती थी। राजा ने उसे रोकते हुए कहा, राजकुमारी घबराओ मत, तुम्हारे साथ कोई अभद्रता का व्यवहार नहीं होगा, बल्कि तुम्हें मैं यहाँ सम्मानित करने के लिए लाया हूँ। मैं वही तुम्हारा भिखारी पति हूँ जो तुम्हारे साथ झोपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन फोड़े थे। मैं ही यहाँ का राजा हूँ और वही दाढ़ी वाला बकरा हूँ। मैंने तुम्हारे साथ भिखारी बनकर विवाह इसलिए किया था क्योंकि मैं तुम्हें चाहता था, और तुम्हारे पिता की प्रतिज्ञा को ध्यान में रखते हुए मुझे भिखारी की वेशभूषा बनानी पड़ी। मैंने भिखारी बनकर तो तुमसे विवाह कर लिया। अब तुम्हारा घमंड भी नष्ट हो चुका है। इतने सारे मेहमान हमारे स्वागत में आए हैं। अब मैं तुमसे सुसम्मान विवाह करूंगा। मित्रों, यह सुनकर राजकुमारी को बड़ी प्रसन्नता हुई। खुशी में उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। अब तो दासियां आई और उसे दुल्हन के नए जोड़े में सजा लाई। दरबार में इंदु के माता पिता भी मौजूद थे। सबने राजकुमारी को खूब आशीर्वाद दिया और राजा के साथ समस्त मेहमानों की उपस्थिति में उसका विवाह हुआ। उसका सारा गुरूर उतर चुका था। वह पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने जिंदगी जीने का सलीका सीख लिया था। मित्रों, तोता आगे मैना से कहता है कि प्रिय अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य उन अनुभवों से, उन संस्कारों से अपरिचित रह जाता है जो उसके लिए बहुत कष्टदायी होते हैं। हमें अपने ऊपर किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए। परमात्मा जब तुम्हें किसी एक गुण से संपन्न बनाता है तो बाकी कई गुणों से खाली रखता है, ताकि तुम्हें जब भी कभी अभिमान हो तो तुम्हें उसका सबक मिल सके। इस प्रकार राजकुमारी उसी दाढ़ी वाले पति के साथ बड़े आनंद से रानी की तरह जीवन बिताने लगी। मित्रों, हमारी आज की यह कहानी यहाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की यह कहानी, आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप इससे ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं अगली ज्ञान चर्चा के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।